अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद किसान। बड़ी अफ़सोसनाक ख़बर एक तो शुरू में ही अभी मुझे पता चली है कि ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की जो एक बस गाड़ी है उसको हादसा पेश आया है। 28 से ज़ायद अफ़राद जो हैं वो शहीद हो गए हैं और उसमें ज़ख्मी भी 20 से ज़्यादा हैं। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और ये इसकी वजूहात तो पता चलेंगी, लेकिन ये है कि आज की सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ दुःख वाली ख़बर है वो यही है। और उसके अलावा जो सियासी मंजरनामा है वो आप देख ही रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कह दिया है कि मैं अकेला ही तहरीक चलाऊंगा, किसी और इत्तेहाद में नहीं शामिल होऊंगा। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जनाब जो पीटीआई का जलसा है 22 अगस्त का, उसकी भी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, अभी साथ साथ वो कर भी रहे हैं। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अली रजा साहब का जो हुआ याद है कराची में, उसको भी जोड़ा जा रहा है जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ। और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी उस हवाले से एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मुस्तफ़ा कमाल जैसे जो लोग हैं जो कि सहूलतकार थे इस कत्ल के, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए और उनको पकड़ा जाए। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो भी लगे हुए हैं। आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है उस हवाले से। और बुशरा बीबी के जो केसेस हैं 9 मई के, उनमें भी उनको ज़मानत मिल गई है और उनकी खलासी हो गई है। लेकिन अभी भी ज़ाहिर है कि अगर तय ये किया गया है कि उनको नहीं निकलने देना तो नहीं निकलने देना। अब ये ख़वातीन को भी टारगेट किया जाता है, ये कितना अजीब सी बात है। तो ये सारी सूरत हाल जो है उसका ज़रा तजिया करते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी जनाब मोहतरम सलमान आबिद साहब। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। अच्छा, ये ज़रा थोड़ा-सा मुझे शुरू में ये बताएँ कि ये जो इस वक़्त हम देख रहे हैं सियासी मंज़रनामा, और इसमें अभी तक मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1 हफ़्ते से जब से फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी हुई है, रोज़ कोई ना कोई नया टर्न जो है वो लिया जाता है, नई चीज़ें सामने आ रही हैं। सहाफ़ी जो हैं उनको अनलीश कर दिया गया है, जो चंद सहाफ़ी आपको पता ही है किस तरह के हैं। तो ये क्या, इसमें आप क्या निकालना क्या चाह रहे हैं जी? उसमें सूरत-ए-हाल क्या है और आपकी इत्तलात क्या हैं जी इस हवाले से ताज़ा तरीन? देखिए, पहली पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान ने जिस खदशे का इजहार किया है और उनके बकौल के जनरल फैज हमीद को वादा माफ हुआ बनाने की तैयारी की जा रही है उनके खिलाफ जी। और उन पे बहुत दबाव है ताकि इनके इमरान खान के मुकदमात जो हैं वो सिविल अदालतों से निकलकर फौजी अदालतों की तरफ जा सकें, क्योंकि सिविल अदालतों में से तो कुछ नहीं निकला। और वैसे भी उनके बकौल जुडिशरी जो है वो इमरान खान के बारे में नरम गोशा रखती है, इसलिए बेहतर है कि इमरान खान को इबरतनाक निशाना बनाने के लिए इनको मिलिट्री कोर्ट भेजा जाए। अब ये इल्जाम जो है इमरान खान ने लगाया है, किस हद तक दुरुस्त और किस हद तक गलत है ये अलग बहस है। हालांकि हमें तो ये बताया गया है कि जनरल फैज हमीद और उनके साथियों को एक हाउसिंग सोसाइटी के स्कैंडल में या करप्शन में या माली बदलवानी के तौर पर पकड़ा गया है। लेकिन अगर आप पूरे पाकिस्तानी मीडिया की कहानी देखें तो उसमें करप्शन से ज्यादा सियासी ताने बाने हैं और सियासी ताने बानों के अंदर उस सारे मामले को तलाश किया जा रहा है कि इमरान खान, बुशरा बीबी और जनरल फैज हमीद ने मिलकर 9 मई की कोई साजिश जो है ना वो तैयार की है। लेकिन बड़ी दिलचस्प मैं आपको खबर दे रहा हूं कि जनरल फैज हमीद के हवाले से अगर कोई सियासी पंडोरा खुलेगा तो उसमें मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के बेशुमार लोग शामिल हैं और इसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत के बेशुमार लोग शामिल हैं जो जनरल फैज हमीद से मुसलसल राब्तों में रहे। और ये जो रिजीम चेंज हुआ इसके अंदर भी ये लोग उनके साथ राब्तों में थे और जिसका इतराफ किसी हद तक ख्वाजा आसिफ साहब ने किया भी कि 2019 में हमारे पास जनरल फैज हमीद ही ये पैकेज लेके आए थे इमरान खान की हुकूमत के खात्मे पर। इसलिए मैं आपको ये बात बताऊं, मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को किसी भी सूरत सूट नहीं करता कि जनरल फैज हमीद का भी सियासी पंडोरा खुले। सियासी पंडोरा खोलने के वो हामी नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी पार्टी के लोगों को कहा है कि जनरल फैज हमीद पे ज्यादा गुफ्तगू ना की जाए और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी वाले तो मुकम्मल खामोश हैं इस मामले में। फिर उसके बाद इसका ताना बाना जस्टिस साकिब निसार के साथ जोड़ा जा रहा था, उसमें भी ताने बाने जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन अगर वो ताना बाना खुलता है या बनता है तो उसका एक और नया पंडोरा खुलेगा जो एस्टैब्लिशमेंट के हक में भी नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ वो करते रहे वो एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत के साथ ही करते रहे, जनरल बाजवा की हिमायत के साथ ही करते रहे। तो इसलिए फिर आप इसको ये कहेंगे जी जनरल फैज का तो आइसोलेशन में इंतसाब होगा और जनरल बाजवा का कोई इंतसाब नहीं होगा, उनके ऊपर कोई बात नहीं आएगी, ये भी मुमकिन नहीं है, एक बात। और फिर इसी पूरे पंडोरे के अंदर आपका रिजीम चेंज का जो सिनेरियो है वो भी किसी ना किसी शक्ल में खुलेगा। और इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मैं अगर इसमें मैं शामिल होता
तो मैं क्यों ये मुतालबा करता कि 9 मई के सारे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। एक बात तो ये, इसलिए मुझे लगता है कि ये एक टैक्टिस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और इसमें पाकिस्तानी मीडिया के बहुत से लोग जो है वो भी बड़ा माशाल्लाह गर्मजोशी का मुजाहरा कर रहे हैं जनरल फैज के बारे में और उनको इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कोई इनकलाब आ गया। तो ये क्योंकि फौज का एक अंदरूनी मामला है अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, लेट्स सी कि क्या ये सारे मामलात जो है वो सिर्फ उसी टॉप सिटी स्कैंडल के हाउसिंग सोसाइटी के स्कैंडल तक महदूद रहते हैं या इसके फिर सियासी ताने बाने इमरान खान के साथ जुड़ेंगे। इमरान खान ने एक अच्छी शॉट खेली है कि पहले से उन्होंने ये खबर अपनी तरफ से ब्रेक कर दी है कि उनके खिलाफ इनको वादा माफगवा बनाया जा सकता है और कल अगर ऐसा होगा तो इमरान खान कहेंगे देखिए मैं तो पहले से ये कह चुका था, इस खदशे का इजहार कर चुका था। लेकिन ये सारी चीजें बजाय जो है पाकिस्तानी सियासत पे डोमिनेंट तो नजर आ रही है और वैसे भी इस वक्त का जो खेल है उसमें जो है वो भी और देखिए कोई मेरा कॉल है जी एक सेकंड, वो एक डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही है। तो इसलिए मेरे नजदीक जो है अभी ये सारे मामलात के अंदर कुछ कहना कबल इस वक्त होगा कि इसके अंदर से हतमी तौर पर क्या निकाला जाए। लेकिन सिमोन भाई इसमें जो बात है ना वो ये है कि जो सिचुएशन सीरियस हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि इमरान खान साहब की तरफ से ये भी बयान आ गया सामने और उनकी बहन जो है हमशीरा मोहतरमा उन्होंने ये कहा है कि उनको एलिमिनेट किया जा सकता है, उनका कत्ल खुदा न खास्ता हो सकता है खाकम बदहन। और अगर इस तरह की चीज होती है तो ये तो बहुत ही सीरियस बात है ना। अगर देखें ना, अगर जनरल फैज हमीद के हवाले से अगर इस तरह की चीज होती है, मिलिट्री ट्रायल होता है या फिर उसको किसी ना किसी तरीके से असैसिनेट करने की कोशिश की जाती है, एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। अब ये तो नहीं कहा गया कि ये पॉलिटिकल एलिमिनेशन है या फिजिकल एलिमिनेशन है, जो भी है, तो ये तो बड़ा खतरनाक सिनेरियो ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो का कत्ल भी हुआ था, मुर्तजा भुट्टो का कत्ल भी हुआ, लियाकत अली खान का कत्ल भी हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी भी हुई। तो अगर हम पीछे की तरफ जाके देखें तो ये बहुत से वाकयात ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग जो है बहुत से मामलात में डाउट रखते हैं। और इमरान खान का जो शक है या लीमा खान का जो शक है वो भी अपनी जगह बजा, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि इस वक्त रियासत पाकिस्तान इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकेगी, ये मेरी जाती राय है। मुमकिन है मैं अपना बहुत ज्यादा खुशफहमी का शिकार हूं, लेकिन शायद ना। लेकिन ये जरूर है कि बहुत से लोग इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी और उनके सियासी मुखालफिन भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब कुछ अरसे के लिए सियासत से एलिमिनेट हो जाए और सियासत से बाहर निकल जाए, उनको बाहर जाने का रास्ता दे दिया जाए और वो अपनी जगह किसी एक ऐसे फर्द को पार्टी की क़यादत दे दें जिससे पार्टी के मामला भी आगे चल सकें। और ये ऑफर शाह महमूद कुरैशी को भी दी गई थी, आपको याद है, और बहुत से लोगों को कहा जाता रहा कि आप आइए और लीड कीजिए। लेकिन देखिए, जिन लोगों को भी आप ऑफर कर रहे हैं उनको भी पता है कि इमरान खान के बगैर हमारी कोई हैसियत नहीं है, और खुद इमरान खान को भी पता है कि अगर वो पार्टी छोड़ जाते हैं और वक्ती तौर पर एक डील कर लेते हैं और पाकिस्तान से एलिमिनेट हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो फिर उनकी जो पॉलिटिक्स के अंदर वो जो नवाज शरीफ के साथ उनकी जो डिफरेंशिएट है ना, वो खत्म हो जाएंगे। फिर वो भी एक डील के तहत अपने आप को सिक्योर करके बाहर निकलना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और उनके जो सबसे बड़े इस वक्त नकाद है, हमारे बहुत प्यारे भाई हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, वो ये कहते हैं कि मैं जितना इमरान खान को जानता हूं, इमरान खान किसी भी सूरत में इस तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम आ रहा है वो यही आ रहा है कि इमरान खान उनकी शराइत के ऊपर कुछ मामला तय करने के लिए तैयार नहीं है। वो अगर खेलेंगे तो अपनी विकेट पे खेलेंगे, अपनी शराइत पे खेलेंगे। देखिए ना, इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर है, परेशान इमरान खान नहीं है, परेशान वो लोग हैं जो जेल से बाहर है। उसमें हुकूमत भी है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी है, उसमें उनके सियासी मुखालफिन भी है, क्योंकि कितना आप इमरान खान को रखेंगे अंदर। अब आप देखिए ना, ये तोशा खाना, ये जो केसेस है, कल के केस में देखें जो 12 मुकदमात बरी हुए हैं अपना बुशरा बीबी के 9 मई के हवाले से, प्रोसिक्यूटर से पूछा गया कि आपके पास एविडेंस क्या है, तो कहने लगे जिस वक्त ये वाकया हुआ था ये मुस्कुरा रही थी। तो अब मुस्कुराना जो है वो जुर्म बन गया है। उसके ऊपर फिर उसने अदालत ने भी कहता मारा और सारे के सारे मुकदमों से उनको डिस्चार्ज किया। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 2 जजेस जो है वो कह चुके हैं कि 1.25 साल तक कोई एक एविडेंस हमें दिखाया नहीं गया, ना पेश किया गया सिवाय बातों के। तो इसलिए 9 मई के मामलात में आप अदालतों पर जरूर इल्जाम लगाएं, लेकिन साथ साथ ये देखें कि हुकूमत और उसकी जो प्रोसिक्यूशन है कितनी वीक है और किस नोयत के मुकदमे बनाए गए हैं, जिसका मैंने कहा कि यूएन वाले भी कह चुके हैं अपने ग्रुप में
कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक कॉन्टेक्स्ट लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इमरान खान के ऊपर दबाव तो जरूर डाला जा रहा है, और दबाव यही है कि उनको डराया जाए, धमकाया जाए, मिलिट्री कोर्ट का डर हो, उनको मारने का डर हो, उनको पाकिस्तान से दरबदर करने का हो, पार्टी के अंदर बगावत करने का हो। अभी भी बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं कि कौमी असम्बली के अंदर से एक बड़ा धड़ा जो है वो पीटीआई से अपने आप को इमरान खान से लाताल्लुक करे, लेकिन सबको पता है कि क्या हाल हुआ है परवेज खट्टक का और लेकिन इसलिए कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। और पॉलिटिक्स का रिमोट कंट्रोल जो है वो अभी इमरान खान के पास ही है। अच्छा, लेकिन आपको जो भी मामला चलना है वो इमरान खान के साथ ही चलेगा। लेकिन सुलेमान भाई, इस पूरे सिनेरियो में ये जो उन्होंने डिसीजन लिया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप का, ये कितना बड़ा डिसीजन है कि एक तरफ उनकी कत्ल की बातें हो रही हैं, एक तरफ उनकी ट्रायल की बातें हो रही हैं, मिलिट्री ट्रायल की, और दूसरी तरफ अगर ये हो जाता है कि वो इलेक्शन जीत जाते हैं, चले इलेक्शन ना भी जीतें, तो उस वक्त तक का जो एक ज़ाहिर एक टेम्पो बनेगा, तो ये उनकी ओवरऑल जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें उनको हेल्प करेगा। देखिए, इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है वो पाकिस्तान तक तो महदूद नहीं है, आलमी दुनिया में भी उनका एक अच्छा खासा परसेप्शन है, उनका लीडरशिप का रोल रहा है। अच्छा, बरतानिया में उन्होंने बड़ा वक्त गुजारा है, और अगर वो वहां पर ये इंतखाब जीत जाते हैं और उस चांसलर का, तो यकीनी तौर पर एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना, खबर तो बनेगी कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम है, पाकिस्तान का साबिक स्पोर्ट्समैन है, वो इस वक्त जेल के अंदर है, और बरतानिया के अंदर जो बड़ी यूनिवर्सिटी है वो उसे अपने चांसलर के तौर पर मुंतखब कर रही है। तो ये एक, जिसे कहते हैं ना, एक पॉलिटिकल सपोर्ट होगी, मॉरल सपोर्ट होगी कि जनाब इमरान खान को हम इस तरह से देखते हैं। और आप देखिए ना, उसमें 2 साबिक वज़ीर आज़म भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो उसमें आपको पता चला, टोनी ब्लेयर और दूसरे। तो अगर वहां उनके मुकाबले में इमरान खान जीतते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए कम से कम एक मॉरल झटका तो जरूर होगा कि एक ऐसे शख्स को जिसको हमने अंदर रखा हुआ है, वो इंटरनेशनल दुनिया, और वो भी बरतानिया जैसा मुल्क, वहां पर अपनी लेजिटिमाइज पोजीशन को किस तरह से उसने मेंटेन किया है। और उसके बाद फिर आप ये देखिए, नवंबर में इलेक्शन भी होने हैं अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के इंतखाबात के बाद भी जो सिनेरियो तब्दील होना है वो भी नजर आएगा। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा लंबे अरसे के लिए इमरान खान को जेल में नहीं देख रहा। मेरा जाती ख्याल ये है कि अगले 2 अक्टूबर तक इमरान खान हर सूरत में जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि केस उसको लाने के लिए अब उसमें जो रुकावट है, नहीं, उसमें जो रुकावट है वो ये है कि अब अगर किसी ने तय कर लिया कि इनको फौजी अदालतों की तरफ भेजना है, तो फिर इसका मतलब है इसमें और ताखीर होगी। ये जो सिविल अदालतों का जो मामला है, ये अब 1-2 माह से ज्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि सारे केसेस तो उड़ चुके हैं। लेकिन एक चीज मुझे बताएं सुलेमान भाई, ये जो जनरल फैज हमीद वाला केस है, इसमें वैसे तो अगर देखा जाए तो ये इट शुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एज वेल, क्योंकि अगर इसको एक केस बना लिया जाए कि जी जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है फौजी हजरात की, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की, इसी को बेस बनाते हुए ये तय कर लिया जाए कि जी आइंदा से कोई पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये तो एक नेमत गैर मुतरक्किबा भी बन सकती है ना, अगर कोई चाहे तो। लेकिन ये तो आपकी ख्वाहिश है ना सर, ये तो ऐसी ख्वाहिश है कि जनाब ऐसा हो जाए। अब आप देखिए ना, जनरल बाजवा साहब ने कहा था अपनी आखिरी तकरीर में कि हमने तय कर लिया था फरवरी में कि अब आज के बाद हम इंटरवीन नहीं करेंगे, और मार्च के बाद सारा रिजीम चेंज हो रहा था। तो ये जो मौजूदा इस वक्त लीडरशिप है वो भी तो सारी की सारी इंटरवेंशन कर रही है ना, उसने कौन सा रोक किया है। इसलिए मेरी भी ख्वाहिश ये है, आपकी ख्वाहिश के साथ मैं भी आपके साथ खड़ा हूं कि काश ऐसा हो जाए। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स है उस पर डोमिनेट जो है वो पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं कर रही, उस पर कोई और लोग डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो इतनी आसानी से विड्रॉल नहीं करेंगे इन चीजों के ऊपर। और मुझे नहीं लगता कि ये पंडोरा, जिसको मैंने कहा है शुरू में, आपको कहा है कि ये बहुत बड़े पैमाने पे खोला जाएगा, उससे बड़ी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस आएंगी, और फिर वो एक फर्द तक महदूद नहीं रहेगा, उसमें कई किरदार जो सियासी हैं और गैर सियासी हैं। ये जो एमकेएम वाला मसला बीच में आ गया ना, अली रजा अब्दी वाला, और उसमें अब उन्होंने मुतालबा शुरू कर दिया कि जी मुस्तफा कमाल जैसे लोग जो उनको भी पकड़े, अल्ताफ हुसैन कह रहे हैं, तो इसका मतलब है ये काम तो फैलेगा। और अगर हर चीज इमरान खान जब ये कह रहे हैं कि जी 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ के बारे में, तो इसका मतलब है कि वो जहन में ये बात तो है ना कि इन किरदारों को भी हमने फिर ये लोग मेरे पूरे रिजीम चेंज के जिम्मेदार है, तो इसलिए ये खुलेगा तो फिर बहुत सारे मामला जरा एक और तरफ जाएंगे ना जी।
ठीक है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान जी ये जो कह रहे हैं कि जी मैं किसी इत्तेहाद में शामिल नहीं होऊंगा, तो ये फिर पीटीआई के लिए तो फिर एक बुरी खबर ही होगी कि वो तो बिल्कुल आना नहीं चाहते हैं, और जाहिर है कि उन्होंने तो सोलो फ्लाइट के साथ अपने मामला तय करने होंगे। तो ये पीटीआई के लिए ओवरऑल जो बातें कर रहे थे जी कि कोई अलायंस वगैरह बना रहे हैं, तो या कोशिशें कर रहे थे सर कैसर साहब वगैरह, उनके लिए धचका है ये? देखिए, पीटीआई का वर्कर तो किसी सूरत में मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़ा नहीं होना चाहता, ये मैं आपको बताऊं। पीटीआई के कुछ लोग जो है यकीनी तौर पे बेनिफिट जरूर चाहते थे कि फजलुर रहमान के साथ एक बड़े प्रेशर के तौर पर एहतजाजी तहरीक में चला जाए, लेकिन मौलाना काफी समझदार आदमी है। मौलाना असद कैसर की तरह के लोग नहीं है। मौलाना काफी पॉलिटिकली शार्प आदमी है और समझते हैं कि उनको कहाँ कार्ड खेलना है। उनको पता था कि अगर मैं इमरान खान के कैंप में जाके खड़ा होकर एहतजाजी तहरीक चलाऊंगा तो शायद इस्टेब्लिशमेंट उनसे नाना हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि वो इंडिपेंडेंट तहरीक चलाएंगे, ताकि अगर कोई मामला तय भी होना है, और चाहे वो इस साइड से होना है चाहे वो उस साइड से होना है, तो वो अपने आप को एक ओपन प्लेस के अंदर रखें। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उनको पता भी है फजलुर रहमान साहब को कि जो तहरीक चलेगी तो उसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो फजलुर रहमान नहीं होंगे, अल्टीमेट बेनिफिट इमरान खान को ही जाएगा ना, बड़ी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फिर उनको वो सारी बातें करनी पड़ेंगी जो इमरान खान के हक में जाती हैं। तो इस वजह से शायद मौलाना ने ये स्मेल किया है कि पीटीआई के अंदर भी कोई बड़ी स्पेस नहीं मिल रही उनको, नंबर एक। और दूसरा ये कि वो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को भी जरा एक ऐसी जगह पर रखना चाहते हैं जिससे कोई बार्गेनिंग चिप जो है वो निकाली जा सके। तो इसलिए मौलाना की जो एहतजाजी तहरीक है वो हमेशा सौदेबाजी के लिए होती है, इक़्तिदार की जोड़ तोड़ के लिए होती है, और उसके वो सबसे ज्यादा माहिर समझे जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी सबसे बड़े प्लेयर है, और मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा प्लेयर हूं। लेकिन 2024 के अंदर जो कुछ हुआ है उसमें सदर जरदारी ने फजलुर रहमान को शिकस्त दी है, क्योंकि फजलुर रहमान का मौकफ यह है कि जो इतनी बड़ी रजीम चेंज और इतना बड़ा जो सौदा 2024 का इंतखाब का हुआ है उसमें मेरे साथ ये मामला क्यों नहीं तय किए गए। और खासतौर पर उनको दुख है कि केपीके के अंदर जो गवर्नरशिप है उस पर और बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टरशिप के ऊपर जो है उनके साथ नवाज शरीफ साहब ने भी और जरदारी साहब ने हाथ किया। ठीक है। अच्छा, ये जो पीटीआई का जलसा है ये क्या मुमकिन है, हो जाएगा या नहीं होगा? क्योंकि पिछली दफा हमने देखा था कि ये बैकआउट कर गए थे, और ये जो इनकी लीडरशिप है इस वक्त ये तो बिल्कुल निकम्मी किस्म की लीडरशिप है। ये तो निकलते नहीं है, कारकुन इनसे ज्यादा तेज हैं, वो बाहर निकल आते हैं लेकिन वो आगे से कोई लीडर होता नहीं है। तो ये हो जाएगा जलसा जी 22 का? देखिए, जलसा तो पहले देखना पड़ेगा कि इंतजामिया आखिरी दिन यानी आज के दिन कोई नोटिफिकेशन जारी करती है, सिक्योरिटी थ्रेट जारी करती है, और फिर उसका जलसे का जो इजाजतनामा है उसे मंसूख करती है। अदालती हुक्म तो मौजूद है, लेकिन ये होगा या नहीं होगा इसके बारे में कुछ कहना कबल वक्त है। लेकिन एक बात है, अगर जलसा हुआ और कोई रुकावट ना डाली गई तो फिर ये जलसा हो जाएगा, और बड़ा जलसा होगा, ये मैं आपको बताऊं, अगर रुकावट ना डाली गई। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर आपने रुकावटें डालनी है और जलसे के अंदर जलसा नहीं होने देना, तो ये जो मौजूदा लीडरशिप है इस वक्त पीटीआई की, वो कोई बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना इम्पैक्ट उस तरह से नहीं डाल रही है। वो तो अपने दाखिली लड़ाइयों में बहुत ज्यादा फंस गई है। अभी आपने डॉक्टर साबिक सदर आरिफ अलवी साहब की गुफ्तगू भी सुनी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ कहीं बाहर नहीं जा रहा, अगर किसी ने मेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाना है तो वो भी शौक पूरा कर ले। तो पीटीआई के अंदर भी जो है ना काफी ग्रुप बंदी है। और अब आप देखिए कि वो जो आतिफ खान है केपीके के अंदर, वो शकील खान के मामले में काफी जज्बाती हुए हैं और उन्होंने काफी स्टैंड लिया है, और उस पर फिर उन्होंने कहा जी हम तो अली अमीन गंडापुर के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि इमरान खान ने उनको सपोर्ट किया, और जब तक इमरान खान उनके साथ है हम उनके साथ ही रहेंगे। तो वो बज़ाहिर तो जो इमरान खान ने एक मैसेज दिया था कि जो इख्तलाफात है उनको पब्लिक न किया जाए, तो आतिफ ने उनको फॉलो किया है एक सतह के ऊपर। लेकिन केपीके के अंदर भी और पंजाब की पॉलिटिक्स में भी इस वक्त बहुत ज्यादा इख्तलाफात पीटीआई की लीडरशिप के अंदर देखे जा रहे हैं, वो हमारे का मामला हो या बाकी लोगों के मामला हो। तो पीटीआई तो इस वक्त एक इंटरनल क्राइसिस का शिकार है, और एक्सटर्नल क्राइसिस उसका यह है कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत उसको स्पेस नहीं देना चाहती। तो इसलिए पीटीआई जलसा करे या ना करे ये एक अलग बहस है, लेकिन बुनियादी मसला यह है कि इस मुश्किल वक्त में जब पीटीआई की आला तरीन लीडरशिप जेलों के अंदर है, तो जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो अपनी अपनी सियासत के अंदर रहते हुए पार्टी के लिए मुश्किलात ज्यादा पैदा कर रहे हैं, आसानियां कम पैदा की जा रही है। तो ये क्या आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो लीडरशिप है वो इस काबिल ही नहीं है, या कॉम्प्रोमाइज्ड है, या डरपोक है? कुछ ना कुछ तो है ना जी। देखिए जी, ये मैं नहीं कहता कि इस काबिल नहीं है, लेकिन जब आप एक ही जगह पर बैठ के 4-4, 5-5 ग्रुपों के साथ लीड करेंगे तो इसका मतलब होता है कि आप एक दूसरे की लेग पुलिंग में ज्यादा चले जाएंगे और एक दूसरे को स्टेज देने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस वक्त प्रॉब्लम उनके साथ ये है।
दूसरा प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कुछ लोग यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए नरम गोशा भी रखते हैं और इस पार्टी को भी बार बार ये कहते हैं कि एक ऐसी जगह तक ना जाया जाए जो टकराव का माहौल पैदा करे, हमें इत्तेमाद के साथ, इत्तेफाक के साथ चलना चाहिए। अगर इंतजामिया इजाजत देती है तो जलसा करेंगे, अगर इंतजामिया इजाजत नहीं देती तो जलसा नहीं करेंगे, अदालती हुक्म आ जाएगा तो कर देंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। वो अभी इसी कहते हैं कंप्रोमाइज तरीके से चल रही है क्योंकि रास्ता निकाल रही है। असल में इस पे इल्जाम की बात नहीं है, वो एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए जो हमारे लिए साजगार पैदा हो। लेकिन आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है और हुकूमत जो है वो इमरान खान के मामले में काफी सख्त गिर मौकफ रखती है, ये ध्यान में रखिएगा। वो इतनी आसानी से रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि उनके साथ कुछ मामला ऐसे तय नहीं हो जाते जिसमें उनको लगे कि हमारी बर्तरी जो है वो ज्यादा भारी है। इसलिए जब तक वो चीजें तय नहीं होंगी, अब ये अगर मुजाहमत दिखा रहे होते जो पार्टी के लोग हैं तो शायद एक और शक्ल होती ना इमरान खान की मामला तय करने में, इमरान खान किसी तरह बेहतर पोजीशन पे होते। अभी तो इमरान खान अपनी जाती पोजीशन की वजह से जरा मैटर करते हैं ना, उन्होंने जो स्टांस लिया हुआ है वो उनके लिए मैटर करता है, उसके ऊपर वो खड़े हुए हैं, बड़ी सख्ती से खड़े हुए हैं और वो कहते हैं जिसने साथ चलना है चले, जिसने साथ नहीं चलना वो अपना रास्ता बदल ले। इसलिए बात तो सादी ये है कि इमरान खान को भी पता है कि पार्टी का जो वोटर है और पार्टी का जो वोट बैंक है और जो पार्टी की सपोर्ट है, जो पॉपुलर सपोर्ट है, वो तो उनके साथ है ना, वो कोई इन लोगों के साथ तो नहीं है जो लोग इस वक्त बाहर बैठने की क्यादत कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये चीज देखनी होगी कि पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है अगर कम से कम ये इतना एहसान कर दे इमरान खान के ऊपर कि एक जगह पर खड़े होकर एक जगह पे बलगी अपना गले मिलके अपने जाती इख्तिलाफात को कम से कम भूल जाए और जाती इख्तिलाफात को भूल कर इस लड़ाई में कम से कम एक हो जाए ताकि पार्टी को और पार्टी की लीडरशिप को फायदा मिल सके। अच्छा, ये पंजाब और सिंध में जो हो रहा है जी, आपस में दोनों जो वज़राए आला हैं उनकी आपस में लगता है कि कुछ जंग शुरू हुई है। उन्होंने मरियम को कहा जी आपने ये रिलीफ कैसे दे दिया, ये पैसे कहाँ से आए हैं? मरियम ने कहा कि हमने अपने बजट से दिए हैं, अपनी तरफ से दिए हैं। तो ये जो सूरत हाल चल रही है, दोनों जो वज़राए आला हैं इनका मसला क्या है जी? आपस में शुरू हो गए हैं ये दोनों। तो इनका एक ही मसला है, इनके दिमाग में कभी कभी आंख मचोली का खेल खेलने का दिल करता है। तो ये आंख मचोली का खेल खेलते हैं, दोनों अंदर से एक है क्योंकि दोनों का दुश्मन जो है वो इमरान खान है और दोनों चाहते हैं कि इमरान खान को साइडलाइन रखा जाए। इसलिए ना पीपल्स पार्टी को कुछ गिला है ना मुस्लिम लीग नून को कुछ गिला है कि इमरान खान और उनकी टीम के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, अब मसला यह है, देखिए बुनियादी गलती क्या हुई है, मरियम अगर खुद ऐलान करती है अकेले बैठ के तो शायद इतना बड़ा मसला पैदा ना होता। मरियम ने नवाज शरीफ के साथ बैठ के जो ऐलान किया है, तो नवाज शरीफ तो एक कौमी लीडर है, तो ये कौमी लीडर जो है पंजाब कार्ड क्यों खेल रहे हैं, सूबाई कार्ड क्यों खेल रहे हैं और 3 सूबों को बिला वजह अपने खिलाफ उन्होंने कर लिया। अच्छा, फिर मसला ये है कि बिजली का क्राइसिस जो है वो तो एक नेशनल क्राइसिस था और वो वफाकी हुकूमत के जुमरे में आता है। वफाकी हुकूमत को कोई ऐसा बेल आउट पैकेज देना चाहिए था जो पूरे पाकिस्तान के लोगों पर लागू होता। अब मसला यह है कि वो कहते हैं जी मैंने तो अपने तरक्याती फंड से दिया। अच्छी बात है, चले आपने दे दिया है, 2 माह का रिलीफ दे दिया, 2 माह के बाद क्या होगा? अब लोग कह रहे थे जी 2 माह बाद सर्दियां आ जाएगी, तो मैं कहा सर्दी का जो पिछला बिल 5,000 का आता था इस दफा वो 15,000 का आएगा, फिक्र ना करें। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ उन्होंने 15 रुपए यूनिट कमी करने की बात की 2 महीने की और कल जो है डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है उनके ऊपर सरचार्ज लगा दिया है, यानी वो जो पैसा वहां से दिया वो यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। ये बेसिकली मदारीपन होता है। असल में आपके पास कोई जामे पैकेज नहीं है, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो। और फिर दूसरी बात यह है, मरियम को एक एडवांटेज तो हासिल है ना कि वफाक में उनके चचा की हुकूमत है या उनके अब्बा की हुकूमत है, तो वो वफाक उनके साथ खड़ा हुआ है। अगर सिंध को इस तरह का स्टेप लेगा तो शायद वफाक उस तरह से खड़ा ना हो, केपी के साथ ना खड़ा हो, बलूचिस्तान के साथ ना खड़ा हो। तो इसलिए कल शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया काबीना के इजलास में कि अगर हम तो कुछ नहीं कर सकते, अगर किसी ने करना है तो सूबाई हुकूमतें करें, सूबाई। अच्छा, फिर आगे से देखें, माशाल्लाह हमें तो पता नहीं था कि पाकिस्तान इतना तरक्की कर चुका है कि वो अब पंजाब को कह रहा है कि आप अपने अस्पताल कैसे बनाने हैं, हमसे मदद लें। मुझे खतरा यह है कि कल अमेरिका कहीं बिलावल भुट्टो से खिदमात हासिल करना शुरू कर दे, बरतानिया खिदमात ना लेना शुरू कर दे, कनाडा ना लेना शुरू कर दे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, चैलेंज। ये ठीक है कि सिंध के अंदर 2-3 अस्पताल बहुत अच्छे बन गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं जरा चैलेंज करता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब लाड़काना के किसी अस्पताल में दाखिल होकर अपना इलाज करवाएं और आप और इनको कहें वहां इलाज करवाएं और देखें कि वहां क्या सूरत हाल है।
क्या सोच देखिए है? बात यह है, ये एक स्पेसिमन होता है। आप ना 2-2, 3-3 छोटे-छोटे जिसे कहते हैं मॉडल बना लेते हैं और उसको हाँ। सेल आउट करने की कोशिश करते हैं, नीचे सरसों में सब कुछ बुरा होता है। अच्छा, हाँ। पंजाब के अंदर भी यही है। पंजाब में कौन सी तरक्की और कौन सी खुशहाली आ गई है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से हमारे वज़राए आला जो है ना 18वीं तरमीम के बाद जो जिम्मेदार थे सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी में लोगों को डिलीवर करने में, वो नाकाम हुए। और हाँ। अब वो या तो टीवी इश्तिहारों की मदद से, अखबारी इश्तिहारों की मदद से, या बैनर वगैरह लगा के, या सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की मदद से जो है ना वो हांगकांग, पेरिस बनाने के लिए तुले हुए हैं। मैं वो अक्सर नहीं हो कहता रहा। हूँ, चाहे वो कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, वो हाँ। खुदारा पंजाब को पंजाब रहने दे, सिंध को सिंध रहने दे, बलूचिस्तान को बलूचिस्तान रहने दे, हाँ, और पेरिस रहने दे। ये हमें पेरिस वगैरह, हांगकांग, हाँ। बरतानिया, ये शहर देखने की जरूरत नहीं है। इस तरह अब के उनकी ख्वाब भी मत बुरी दिखाएं, हालत नहीं है। हमारे लेकिन बहुत लेकिन बुरे हालात हैं। लेकिन सलमान भाई और इसमें भाई आखिर में, अपनी जिंदगी में नाकाम हुई है। हाँ, मैं आखिर में चाहूंगा कि जरा थोड़ा सी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो खबर है ना उसके ऊपर भी थोड़ा सा आपका तज्जिया ले लूं, और वो ये है कि जो आईएमएफ का जो पाकिस्तान के लिए $7 अरब का जो बेल आउट पैकेज था वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी सुना हो गया है। और ये तो बहुत ही बड़ा धचका नहीं है इस पॉलिसी साजी के हवाले से, और अगर देखा जाए क्योंकि उन्होंने ये कहा जी कि जो $26.4 अरब का जो आपने कर्ज देना था वो उसके साथ ये मशरूत था, वो आपने नहीं किया तो अब हम नहीं देंगे। तो ये तो एक पूरी की पूरी जो इनकी जो प्लानिंग थी या जो पॉलिसी साजी हो रही थी वो सारी धड़ाम से नीचे आ जाएगी। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपके प्रोग्रामों में बार बार कहता रहा हूं, इस्लामाबाद में बैठे हुए तमाम सफारतकार तमाम ममालिक के, जब ये अपनी 15 रोजा और माहाना रिपोर्ट्स भेजते हैं तो ये उसमें लिखते हैं कि जनाब पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है और पाकिस्तान की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है वो लेजिटिमाइज गवर्नमेंट नहीं है, और वो ये कहते हैं कि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। इसीलिए, और ये जो अभी अमेरिकन कांग्रेस की करारदाद, फिर वो यूएन की जो कमेटी की ग्रुप की बात, फिर उसके बाद आईएमएफ की बात, और दुनिया के बेशतर ममालिक, चाइना के बारे में फजलुर रहमान ने कहा है कि जनाब आप जरा इनसे पूछे ना, आर्मी चीफ से और शहबाज शरीफ साहब से, कि इनको चाइना ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि जनाब आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये पैसा जो इन्वेस्टमेंट करना है उसकी एक बड़ी वजह तो ये वजह है कि आपका इंटरनल कॉन्टेक्स्ट बहुत वीक हो चुका है और आप इस वक्त किसी डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो चाइना वर्सेस अमेरिका वॉर है उसमें आपकी कोई पोजीशन भी कोई क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आ रही कि आप कहाँ खड़े हुए हैं और किसके साथ खड़े हुए हैं। चाइना को लगता है कि ये हमें भी बाईपास करते हैं, उनको लगता है ये हमारे बाईपास, ये डबल गेम खेलने की जो कोशिश की जा रही है उसका भी एक रिफ्लेक्शन है। और इसी वजह से उन्होंने जो पैकेज में ताखीर हुई है, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसकी मॉरल पोजीशन, उसकी पॉलिटिकल पोजीशन और उसकी लीगल पोजीशन के ऊपर बेशुमार क्वेश्चन दुनिया में डिस्कस हो रहे हैं। और अगर ये ऐसे ही चलेगा तो फिर आप ये देखिए कि कोई और मुल्क भी इनके साथ नहीं खड़ा होगा। जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि सऊदी अरब, ईरान, अपना तुर्की, ये कवैत, इस तरह के ममालिक से जिसको हम कहते थे कि हम इस्लामी ममालिक की इमदाद करेंगे, कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है आपको, क्योंकि आपके हालात ही ऐसे हैं। और फिर आप ये देखिए कि किस तरीके से हम ऐसे अजीबोगरीब फैसले कर रहे हैं कि जो नौजवान अपनी मदद आपके तहत ग्लोबल कम्युनिटी के साथ पैसे जनरेट कर रहे थे, उसके ऊपर इंटरनेट की जो बंदिशें हैं, उसमें ताखीर है, तात्तुल है, वो पैदा करके हमने कितना नुकसान पहुंचाया। और अब बाहर की कंपनियां जो है वो दुनिया को खबरदार कर रही हैं कि जी पाकिस्तान के साथ यहाँ पे नौजवानों के साथ कारोबार ना करें, क्योंकि वहां इंटरनेट फैसिलिटीज जो है वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। और तो इस वजह से अगर आप देखें, हम तो खुद अपने दुश्मन बने हुए हैं किसाना साहब, जिस किस्म की एक काम कर रहे हैं। और ये जो फिर सारी सफारतकारी और ये जो औरंगजेब साहब की आमद थी, नवाज शरीफ साहब की आमद थी, और नवाज शरीफ साहब के बारे में कहते थे कि मुस्लिम लीग नून का हमेशा से ये दावा रहा है कि इंटरनेशनल दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस अगर पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में किसी जमात की है तो वो मुस्लिम लीग नून है। तो आज कहाँ है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी, कहाँ है वो आपकी खारजा पॉलिसी, कहाँ है वो आपकी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, कहाँ है वो आपके जो ताल्लुकात, जाती ताल्लुकात है, वो क्यों नहीं काम आ रहे? इसलिए कि सबको पता है कि आप कैसे इक्तदार के अंदर आए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिर में बात तो करनी थी वो जो इन्होंने जमात इस्लामी वालों ने ऐलान किया है हक दो पाकिस्तान वाली तहरीक का, लेकिन उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे और देखेंगे कि उसकी तहरीक का क्या असर होगा, क्योंकि ये इसके पीछे भी मुझे लगता है कुछ पॉलिटिक्स चल रही है। तो इसके बाद तजिया करेंगे। सलमान भाई इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम।